अस्सलामुअलैकुम। बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। हुकूमत की जानिब से पहला बजट पेश कर दिया गया है। कौमी असम्बली में बजट पेश किया गया है। वज़ीर ख़जाना की जानिब से 18 खरब 87 अरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश किया गया। कौमी असम्बली का यह बजट इजलास 2 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ। पीपल्स पार्टी की तरफ से इजलास में शरीक न होने का ऐलान किया गया, जो इस ताख़ीर का बायस बना। ताहम इसहाक डार की जानिब से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात रही, जिसके बाद अलामती तौर पर खुर्शीद शाह, नवीद कमर, एजाज जाखरानी इजलास में शरीक हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इजलास में शिरकत नहीं की। तवक्को के ऐन मुताबिक कौमी असम्बली में वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन की तरफ से एहतजाज जारी रहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पेश करते हुए कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत के स्टैंड बाय मुआहिदा करने पर उसकी तारीफ़ करना होगी। स्टैंड बाय मुआहिदे से माशी इस्तेहकाम की राह हमवार हुई। स्टैंड बाय मुआहिदे से ही गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा हुआ। महंगाई मई में कम होकर 12% तक आ गई और अशिया खुरोनोश अवाम की पहुँच में है। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे और ग्रेड 17 से 22 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22% तक इजाफे की मंजूरी दी गई है। पेंशन में 15% इजाफा किया गया है। PSDP के लिए मुख्तस 1400 अरब रुपए में से विफाकी वजारतों का मजमूई तरक्याती बजट 1041 अरब रुपए रखा गया है। वजारत आबी वसाइल के लिए 259 अरब रुपए, हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 66 अरब 31 करोड़ रुपए, खलाई तहकीकाती इदारे स्पार्को के लिए 35 अरब रुपए रखे गए हैं। वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के लिए 27 अरब 68 करोड़ रुपए, रेवेन्यू डिवीजन के लिए 17 अरब, जबकि रेलवे के लिए 43 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। दाखिला डिवीजन के लिए 9 अरब 7 करोड़ रुपए, पेट्रोलियम डिवीजन के लिए 3 अरब 22 करोड़ रुपए, IT टेली कम्युनिकेशन के लिए 28 अरब 92 करोड़ रुपए, जबकि फूड सिक्योरिटी के लिए 41 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजारत सेहत के लिए 27 अरब रुपए और सनत व पैदावार के लिए 4 अरब 91 करोड़ रुपए, इंसानी हुकूक के लिए 10 करोड़ 40 लाख रुपए की रकम रखी गई है। बजट में साबका फाटा के जमशुदा अजला के तरक्याती बजट के लिए 70 अरब रुपए, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 74 अरब 50 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट रखा गया है। विफाक के सूबाई मंसूबों के लिए भी 82 अरब 41 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट तकरीर के दौरान विफाकी वजीर ख़जाना ने यह दावा किया है कि आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद कमी का इम्कान है। हमारी मालियाती इस्तेहकाम की कोशिशें समरावर हो रही हैं। सरमायाकार मुतादिद शोबों में सरमायाकारी के मौक़े तलाश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ज़रूर खड़ा हो जाता है कि क्या वज़ीर ख़जाना के दावे दुरुस्त साबित होंगे या फिर अगले साल वज़ीर ख़जाना को ये दावा फिर दोहराना पड़ेगा। इसी पर बात करेंगे अपने मेहमानों से कि जो बजट 2024-25 सामने रखा गया है, क्या सहूलत और आसानी लाएगा? क्या हम वो सिमत तलाश कर पाएंगे जिसकी हमें तलाश है, या एक बार फिर से ये नंबर्स का गोरख धंधा रहेगा? हमारे साथ पैनल में है शहजाद चौधरी, जैगम खान, मुशर्रफ जैदी और इफ्तिखार अहमद साहब। आप सभी का शुक्रिया। आगाज़ कर लेते हैं मुशर्रफ जैदी साहब आपसे। ये जो बजट दिया गया है हमारे सामने, नंबर्स हैं अभी तो जो कहा जा सकता है, आपको लगता है कि कोई सहूलत कोई आसानी या हर साल की तरह बस एक मश्क रहेगी, या फिर आप समझ रहे हैं कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं? बहुत शुक्रिया आयशा। देखिए, ऐसा कहना कि कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है, मेरा ख्याल है शायद थोड़ी सी ज्यादती हो। बिस्क के इखराजात में जो है बेहतरी और इजाफा किया गया है। ये जो गरीब तबका है, जिस तक बिस्क जिन तक कम से कम बिस्क की रसाई है, उनके लिए ये खुशाइंद होगा। जो हुकूमत में लोग काम करते हैं, सिविल सर्वेंट्स जो हैं, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज जो हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 25% इजाफा तनख्वाहों में एक मामूली चीज नहीं है। किसी भी निजी इदारे में इन हालात में, मुआशी हालात में, इक्तिसादी हालात में 25% क्या 2.5% इजाफा करना भी जो है वो एक मुसीबत बना हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए भी बड़ी गुड न्यूज है, और इससे लगता है ये एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल जाएगा सऊदी अरब की तरफ, मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ और चीन की तरफ, कि जो भी पाकिस्तान के इक्तिसादी मसाइल थे, जो पैसे खत्म हो गए थे पाकिस्तान के पास, वो तो जाहिर है कि वो वाला मसला तो पाकिस्तान का सॉल्व हो गया है। क्योंकि अगर पाकिस्तान के वही लोग जो सऊदी अरब जा जाके, चीन जा जाके, मुत्तहिदा अरब इमारात जा जाके
कभी कभी ताने देके और ज्यादातर जो है बड़े इत्मीनान से और तमीज से हाथ बांध के जो है वो लंबी लंबी तमहीदें, इस्लाहाती तमहीदें जो है बांध के वो ये कहते थे कि भाई अब हमें समझ आ गई और अब हम जिस तरह आप लोग हुकूमतें चलाते हैं उस तरह अब हम हुकूमत चलाएंगे और हम इखराजात में कमी करेंगे, प्लीज हमें थोड़े से पैसे दे दें, हमारा जो कुछ पुराना लोन था उसको रोल ओवर कर दें, प्लीज हमारे मुल्क में जहां इतनी चीजें इन्वेस्टमेंट के लिए जो है तैयार नहीं है लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हम भाई लोग हैं तो प्लीज आप इन्वेस्टमेंट दे दें। तो वो सारा सिलसिला जाहिर बात है चीन और मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के लिए तो ये बड़ा खुशाइंद होगा कि अगर एक मुल्क है जो पहले ये सब कुछ मांग रहा था और बजट के वक्त 25% इजाफा करता है तनख्वाहों में, मेरा ख्याल है आपने 15% का, मैंने पढ़ा था 22% इजाफा हुआ है पेंशनों में, और हमारे बेचारे जो आला अफसरान हैं ग्रेड 1 से 16, 25 से और फिर 17 से 22, 20 से 22% का फीसद जो है जी, पेंशन में 15% है, सिर्फ 20% जी। तो ये मेरा ख्याल है उनके साथ तो ज्यादती है, लेकिन ये कहना कि खुशाइंद नहीं है, कम से कम सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशाइंद है, बिस के जो रेसिपिएंट्स है उनके लिए खुशाइंद है, और एक और बड़ा गिरोह है जिनके लिए बहुत खुशाइंद बजट है। जो बड़ा सरमायादार है पाकिस्तान का, उसके ऊपर माशाअल्लाह किसी की जुर्रत नहीं है कि इसहाक डार के होते हुए, शहबाज शरीफ के होते हुए कि कोई मैली नजर से उनके पैसों को देख सके। जो पैसे वाले कैपिटलिस्ट लोग हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर टैक्स में कोई खास इजाफा जो है वो नहीं हुआ, ये भी बहुत खुशाइंद बात है। इन सारी चीजों को देखते हुए ये बहुत वाज़ेह है कि पाकिस्तान पर कोई मुश्किल वक्त नहीं आया हुआ, कोई इक्तिसादी बहरान नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है, छप्पड़ फाड़ के अल्लाह ने हमें दिया है और हम ठीक हो गया मुशर्रफ साहब, पर हालात ऐसे भी नहीं है। हमने कर्जों पर सूद अदायगी के लिए 9,775 अरब रुपए मुख्तस किए हैं और वो भी सिर्फ सूद अदायगी। ज़ैगम साहब, अगर मैं आपकी जानिब आऊँ, जो ये दावा किया गया एक वजीर खजाना की जानिब से जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सरमायाकारी बहुत आ रही है और समर आवर होंगे मामलात और महंगाई नीचे आएगी आने वाले दिनों में, आप इत्तफाक करते हैं इस बजट को देखते हुए? आपके शहर लाहौर में कहते हैं कि इज़्ज़त बड़ी है पर करता कोई नहीं। सरमायाकारी के हालात ये हैं कि तारीख़ की कम तरीन सरमायाकारी हो रही है। आज जब उन्होंने ऑब्जेक्टिव बयान किया, एक बुनियादी मकसद बयान किया इस बजट का और अपनी हुकूमत का, तो उन्होंने कहा कि हम कंजम्पशन बेस्ड इकानमी से, यानी जो सिर्फ खा खा के मोटे होते हैं, हमारी जो ग्रोथ होती है, जीडीपी ग्रोथ होती है, वो सिर्फ खर्चे से होती है, उधार पे होती है, भीख पे होती है, उसकी बजाय हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाली इकानमी बनेंगे। ये उनका मकसद था जो उन्होंने शुरू कहा, यानी हम पैसे बचाएंगे और उसको इन्वेस्ट करेंगे। और इस साल तारीख़ की सबसे कम सेविंग और इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तान की, सिर्फ 13%। आप तज़ादात देखिए कि कहते क्या हैं और असल में क्या होता है। इस वक्त तो पाकिस्तान का अपना इन्वेस्टर अपना कारोबारी इन्वेस्ट नहीं कर रहा। आप स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स उठाकर देख लीजिए, मुझे एक कंपनी बता दीजिए जिसने एक नया प्लांट लगाया हो। सीमेंट की बड़ी कंपनियों में बता दीजिए कि फलां कंपनी ने 2 नए प्लांट लगाए हैं। पावर का बता दीजिए, फर्टिलाइज़र का बता दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग का कोई बता दीजिए, कोई एक कंपनी का मुझे बता दीजिए कि फलां कंपनी ने इस साल 1 प्लांट ऐड किया है। ये तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान में कमा रहे हैं और बुरा नहीं कमा रहे। तो इस मुल्क में बाहर से कौन आएगा? इन्वेस्टमेंट के लिए तो अभी बहुत आगे जाना होगा। देखिए, मुशर्रफ ने बहुत अच्छी बात की। आप इस वक्त हालात देखिए, 8,000 अरब रुपए का आपका खिसारा है, बजट खिसारा है, बिल्कुल। और उस पर आप अंदाज़ा लगाइए, अयाशियाँ देखिए। इस वक्त भी फेडरल हुकूमत बाज नहीं आ रही सूबों के काम करने को। इस वक्त भी सूबों में प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। भाई आपका क्या काम है? आप एक तरफ कहते हैं कि एनएफसी नहीं होनी चाहिए, वो पैसे हमें वापस करो, एनएफसी को दोबारा देखो, और आप फिर सूबों के कामों में बढ़ रहे हैं, वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीआईएसपी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने तो सुना था कि बीआईएसपी का बोझ भी अब सूबे उठाएंगे। और उन्होंने ये कहा जी कि जो नई असामियाँ हैं वो बंद करेंगे। भाई नई असामियाँ आप क्या बंद करेंगे? आपके पास 43 डिवीजन हैं
400 डिपार्टमेंट आपने कायम किए हुए हैं, जिसमें से बेशुमार ऐसे हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं। तालीम की आपको ज़रूरत नहीं। ज़राअत सूबों को गया, आपने फूड सिक्योरिटी बना ली। एनवायरनमेंट सूबों को गया, आपने क्लाइमेट चेंज बना ली। आप जो ये गलत आप डिपार्टमेंट लेकर बैठे हैं जी, आपने उनको काम करने की तो कोई बात नहीं की। तो मुझे तो ऐसा नज़र नहीं आता कि जो उनका बड़ा वादा है, एक ठीक है, एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकलते हुए वक्ती तौर पर हम नज़र आ रहे हैं, जो हमारा साइकिल होता है, लेकिन अगर वो परमानेंट बड़ी चेंजेस नहीं करेंगे तो फिर बाहर निकलेंगे, फिर दोबारा अंदर घुसेंगे। ठीक है, साहब एक ब्रेक लेनी है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मैं आती हूँ आपसे, अच्छी खबर भी लेके अंदर आपने भी सवाल उठा दिया, ऊपर मुशर्रफ ने भी बात की। एक टैक्स इस्तिस्ना का मामला है, दूसरा तरक्याती बजट का मामला है कि हालात ऐसे हैं और वहां पर वो नंबर उसको टैली करते हैं। ब्रेक के बाद इफ्तिखार साहब और शहजाद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। साथ ही आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत और तवानाई डॉक्टर खालिद वलीद साहब ने भी। शहजाद साहब, मैं आपकी जानी पहले आऊँगी। यहाँ पर जो बजट दिया गया, जाहिर बात है हम गुज़िश्ता रोज़ इकनॉमिक सर्वे भी आया, वहाँ भी मामला देखते हैं। आपके ख्याल में क्या वाकई अवाम की तकलीफ, सोच, परेशानी को देखकर बजट के नंबर सामने आ रहे हैं और सहूलत है? क्योंकि इकनॉमिक सर्वे कहीं ना कहीं ये भी हमें बता रहा था कि जो पार्लियामेंटेरियंस का तरक्याती बजट था जिसे मुंजमद किया गया था, आज उसको वजीर ख़जाना जस्टिफाई करते भी नजर आए। वो भी 75 अरब रुपए रखने का मामला था, जिस पे सवाल किया गया वजीर ख़जाना को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने जस्टिफाई किया कि अब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और ये ज़रूरी है, इसलिए इसको दोबारा से शुरू किया जा रहा है। आयशा, मेरा नहीं ख्याल कि रिलीफ हो सकती है। हम पहले से कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल हालात हैं, मईशत बिल्कुल दिगरगूं है। इन हालात के अंदर रिलीफ देना तो इम्पॉसिबल है। हाँ, BISP वगैरह के अंदर कुछ रकम बढ़ाई गई, जो कि अच्छी बात है। जो बहुत गरीब तबके हैं उनको ज़रूर कुछ ना कुछ मदद होनी चाहिए और उनको ज़िंदगी गुजारने का सहारा मिलना चाहिए, तो उस हद तक तो रिलीफ हो सकती है। लेकिन जिस रिलीफ की हम बात करते हैं, क्या बाज़ार में कीमतें कम हो जाएंगी, क्या हमारी कमोडिटीज़ की प्राइसेस आसान हो जाएंगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान हो पाएगी, क्या बिजली और गैस के जो बिल्स हैं उनमें कमी आएगी, उसमें मेरा ख्याल है किसी किस्म की रिलीफ मुमकिन नज़र नहीं आती। बल्कि आप ये देखिए कि जिस किस्म का इजाफा किया गया है अखराजात के अंदर, और काफ़ी बड़ा इजाफा किया गया है। आप पिछले साल का बजट देख लें, इस साल का बजट देख लें, महसूलात देख लें, और फिर उसके बाद ये देख लें कि कितना खसारा कितना है। उस खसारे को जब आपने कवर करना है और साथ ही साथ आपने बहुत सारी पैसा मार्केट के अंदर छोड़ दिया, तो पैसा आप प्रिंट करेंगे ना, आप छापेंगे नोट छाप के जब आप डालेंगे तो इन्फ्लेशन जो इस वक्त आप क्लेम कर रहे हैं कि हम 12% पे ले आए, ये वापस 18 से 20% पे चली जाएगी। जो मईशतदान है वो इसको बेहतर तौर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इसका मतलब महंगाई के अंदर बहुत जोर फिर से एक दफ़ा आएगा बजट के पास होने के बाद। तो एक तो ये इफेक्ट है। दूसरी बात जो मैं तकरीर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था वो ये था कि 2-3 बड़े मसले थे। मिसाल के तौर पे मैं शायद कुछ हिस्सा ना सुन सका हूँ शुरू वाला, लेकिन उसके अंदर क्या हमने एनर्जी रिफॉर्म्स की कोई बात वज़ीर ख़जाना साहब ने की या नहीं की? क्योंकि जो इस वक्त एनर्जी का, बिजली का जो है और गैस का जो हमारे ऊपर क्राइसिस है, उसके ऊपर किस किस्म के रिफॉर्म्स हो सकते हैं या इन्होंने क्या प्लान किए हैं अगले साल के लिए और उनको किस तरीके से लेके आगे बढ़ेंगे, इसका जिक्र मुझे तो लगता है कि कहीं पे नहीं हुआ। हाँ, पैसे मुख्तस किए गए, किस काम के लिए मुख्तस किए गए वो दूसरी बात है, लेकिन रिफॉर्म के अंदर, एनर्जी रिफॉर्म में कुछ बात नहीं हुई। दूसरा, अखराजात हमारे ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में है। जो हमारे बड़ी जो हैं जिनको क्या हमें प्राइवेटाइज करना चाहिए, उसके बारे में इनकी क्या पॉलिसी है, कितनी तेज़ी के साथ। हाँ, PIA का तो बात करते हैं, स्टील मिल की बात है, रेलवेज़ है, बाकी चीज़ें हैं आगे पीछे जिनके ऊपर, और कम से कम 150 से 200 ऐसी कंसर्न्स हैं जिनको कि गवर्नमेंट को फेंक देना चाहिए, लेकिन लेके चल रहे हैं, उसके ऊपर भी शायद बात ज़्यादा नहीं हुई। और सबसे बड़ी जो हमारे ऊपर इतना कर्जा चढ़ चुका है, जो बैरूनी भी है और अंदरूनी भी है, उसको कैसे रिटायर करना, इसके अंदर क्या कोई प्लान, कोई पॉलिसी, किस किस्म की चीज़ है? या ये तो नहीं कि आप कर्जा लेते रहेंगे और अदा करते रहेंगे, यानी और नया लेंगे ताकि पुराना जो है उसको रिटायर किया जा सके। ये तो जिस तरह कहते हैं कि अपना बोझ अगलों के सिर पे फेंकने वाली बात है। तो उसका कोई प्लान कोई है इनके दिमाग में, कोई एग्जिस्ट किया? तो मुझे तो कोई नजर नहीं आया। तो दूसरी बात फाइनली ये है कि मैं सियासी तौर सियासी लेवल के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज अलामती तौर पर इसमें शिरकत की। बिल्कुल। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलामती तौर पर फाइनेंस बिल के अंदर वोट करेगी? क्या इसका मैं मतलब हम ये समझें कि अब ये गवर्नमेंट जो कि फाइनेंस बिल अपना क्लियर नहीं करवा पाएगी विदाउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट, तो ये गवर्नमेंट गिर जाएगी, ये बजट पास नहीं होगा? और अगर होगा
क्योंकि पीपल्स पार्टी वापस आ जाएगी, तो किस बुनियाद की लेन देन के ऊपर होगा? वो लेन देन क्या है, वो कौन किसको क्या दे रहा है बिल पास कराने के लिए? तो ये किस तरह की सियासत है? और फिर सबसे बढ़ के ये जो MNA साहिबान जिनकी मेजों के ऊपर ये बजट डॉक्यूमेंट नहीं रखे जाते, किस डर से नहीं रखे जाते कि उठा के पुर्जे कर देंगे और फेंक देंगे आपके फ्लोर के ऊपर? ये इसको पढ़ के इसके ऊपर डिबेट भी कर पाएंगे या नहीं? पढ़ेंगे भी या नहीं? पढ़ेंगे तो कुछ दिनों के बाद, 2 हफ्ते 10 दिन के बाद काइंडली जाके अपने कैमरामैन को भेजिएगा, इनके जो लॉजेस हैं उसके बाहर, दरवाजों के बाहर, ये सब के सब आपको एक फाइल की शक्ल में मिलेंगे लॉजेस के अंदर। तो जाके दिखाइएगा कैमरामैन के साथ कि ये है हमारी हालत, कि 2 हफ्ते के अंदर ये कोई इनको पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। पढ़ेंगे तो समझेंगे, और समझेंगे तो शायद आवाम के लिए सोचेंगे। डॉक्टर खालिद साहब, ये फरमाइएगा, ये भी शहजाद साहब ने भी बात की एनर्जी को लेकर और एनर्जी रिफॉर्म्स को लेकर। बजट देखकर ऑलरेडी जो हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे है वो ये बता रहा था कि आपकी इंडस्ट्री, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टेक्सटाइल, वहाँ सबका सब मामला नीचे की तरफ जा रहा है, ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो रहा है, वहाँ पे इंसेंटिव्स नहीं उस तरीके के मौजूद। आपको लग रहा है कि एनर्जी एक ऐसा मामला है जो हमारी किसी भी मामले को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, इवन घर तक ही मामला चीज़ों को ख़राब कर रहा है? आप बजट में समझ रहे हैं कि वहाँ कोई हमें रिफॉर्म्स, उस सेक्टर को बेहतर करने के लिए कोई इक़दामात, कोई मामलात की बेहतरी, कोई डायरेक्शंस दिखती हैं? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि एनर्जी सेक्टर जो है वो आपकी डायरेक्टली लिंक्ड है, और इसमें जो इनएफिशिएंसीज हैं वो इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज का बायस बन रही हैं। मुझे खुशी हुई कि जो कल एक ऑर्डिनेंस पास हुआ जिसमें आप जो है वो एनर्जी गवर्नेंस को ठीक करने के लिए आपकी जो SOEs है एनर्जी की, उसमें प्राइवेट बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो ला सकेंगे। जब तक आप इस तरह के इनिशिएटिव्स नहीं लेके आएंगे, कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स नहीं लेके आएंगे आपकी SOEs में, खासतौर पे आपकी जो एनर्जी की है और उसकी प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं होगी, तब तक आप इन एफिशिएंसीज को जो है वो कम नहीं कर सकते। इसकी एक मिसाल जो है वो आपकी सब्सिडीज एलोकेशन से आपको नजर आती है। अबाउट 1 ट्रिलियन रुपी की, 1.3 ट्रिलियन रुपीस की सब्सिडीज हैं जो कि आपके PSDP के बराबर हैं, आपकी करंट एक्सपेंडिचर से ज्यादा हैं। तो अगर आप इस तरह की सब्सिडीज दे रहे हैं तो आपको इनएफिशिएंसीज हैं तभी दे रहे हैं। दूसरी चीज जो इस बजट में एक अच्छी वो मिली, वो पिछले बजट्स में भी होती है, लेकिन NTDC जो आपका पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है उसकी बेहतरी के लिए एलोकेशन जो है वो की गई हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी के लिए की गई हैं। आपका जो आपके जो एफिशिएंट फैंस हैं उनके लिए कुछ जो है वो ग्रांट रखी गई है। तो ये कुछ अच्छे स्टेप्स हैं। एक चीज जो मुझे कमी नजर आई वो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में, वो ये थी कि उन्होंने कहा जो बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो बढ़ी है उसको पूरा करने के लिए हम जो है वो हाइड्रो डैम्स पे इन्वेस्ट करें और इलेक्ट्रिसिटी पार्क एक्सपेंशन की बात की। हालांकि अगर आप फिगर्स को देखें तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कम हो रही है, और वो इस वजह से कम हो रही है कि आपका जो टैरिफ है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, और जब टैरिफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, लोग जो है वो ग्रिड से हट रहे हैं और सोलर की तरफ जा रहे हैं। आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो कैप्टिव पावर प्लांट्स की तरफ जा रहा है। तो हमें इस चीज को सोचना है कि किस तरह से किन एफिशिएंट इनिशिएटिव्स के तहत आप जो है वो टैरिफ को। खालिद साहब, कतई कलामी की माजरत, ये जो आपने सोलर की बात छेड़ी है, जो सोलर की जो बजट की तकरीर कर रहे थे वजीर खजाना साहब, उसमें उन्होंने कहा कि जो सोलर पैनल्स को पाकिस्तान में बनाने के लिए जो भी चीजें साथ मटेरियल दरकार है उसके ऊपर टैक्स खत्म कर रहे हैं, मगर हमारे मुल्क में जो लोग सोलर लगा के बैठे हैं वहाँ एक ऑलरेडी कंफ्यूजन पिछले कुछ महीनों से चल रहा था। आप समझ रहे हैं कि ये गवर्नमेंट क्लैरिटी दे पा रही है कि वो सोलर के साथ फ्यूचरिस्टिक कंटिन्यू करना चाह रही है या सोलर यूज करने वालों को डिस्करेज करती नजर आएगी? देखें, ये आज की तकरीर से तो वाज़ेह नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स, बैटरीज, इनको जो है वो सपोर्ट करना चाह रही है। लेकिन आज से कुछ दिन पहले, कुछ हफ्तों पहले जो नेगेटिव सिग्नल मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था वो पॉलिसी अनसर्टेनिटी की वजह से, उसने नेगेटिव सिग्नल जो है वो मार्केट में मुतारिफ कराया। तो गवर्नमेंट को अभी एक क्लियर डायरेक्शन लेनी होगी, क्योंकि ये बात तो तय है कि जितने मर्जी इंसेंटिव्स कम कर लें, सोलर रूफटॉप जो है वो लगना ही लगना है मुल्क के अंदर, क्योंकि आपकी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो गए हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो डिमांड सोलर रूफटॉप की वजह से कम हो रही है उसको आप इंडस्ट्री को इनोवेटिव टैरिफ दे के नेशनल ग्रिड के अंदर लेके आएँ, ताकि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मिक्स है वो अनप्रोडक्टिव है। अगर आप देखें तो 50% रेजिडेंशियल सेक्टर से आता है, तो वो जो है वो इंडस्ट्री जब ग्रिड पे आएगी तो वो प्रोडक्टिव हो जाएगा। मीन्स कि आप अगर आप इंपोर्टेड फ्यूल से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो वो शायद आपको डॉलर्स प्रोड्यूस करके दे रही होगी। तो हमें एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग के साथ जाना होगा। इसी तरह से
गवर्नमेंट ने जो ईवीज पे कुछ एग्जाम्पशन जो है वो खत्म कर दी है, ईवी को एज अ लग्जरी जो आपकी व्हीकल्स हैं वो करके, लेकिन इस एग्जाम्पशन को मे बी 2 और 3 व्हीलर्स पे कन्वर्ट करके, तो 2 और 3 व्हीलर्स को जो है थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है ईवी की, ताकि आपका ऑयल जो इंपोर्ट बिल है वो भी कम हो सके। तीसरी चीज जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन इनएफिशिएंसीज हैं, रिकवरीज को बढ़ाने के लिए उसमें भी जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अप्रोच जो है वो ली जा रही है, वो भी एक बड़ा वेलकम। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो जानेंगे हुकूमत आमदन बढ़ाएगी, टैक्स नेट ब्रॉडन करेगी तो किस तरीके से अपने खर्चे कम कर पाएगी। इस ब्रेक के बाद आज ये दावा किया गया कि हुकूमती आमदन बढ़ाएंगे और अखराजात को कम करेंगे। इफ्तिखार साहब, ये आपको लगता है मुमकिन हो पाएगा? साथ ही साथ जरा इस पे भी बात कर दीजिएगा, जो सियासी पहलू था ना, बड़े भाई मौजूद थे और इत्तेहादियों में से बिलावल भुट्टो ने भी इजलास में शिरकत जरूरी न समझी। ये बजट एक पैगाम लेके आ रहा है कि सिस्टम बुरी तरह नाकाम हो चुका है, जो तजर्बा किया गया वो पिट गया आज। अब जिस मुल्क के अंदर सियासी तौर पे इस्तेकाम ना हो और पूरा मुल्क देख रहा हो, 2 घंटे इंतज़ार कर रहा हो कि कौन किसको मना के फ्लोर पे लेके जाएगा, ये है वो सियासी इस्तेकाम जिसकी बात की जा रही है कि हमने अपनी ज़िंदगियां तबाह कर ली, हमने अपनी सियासत को दाव पे लगा दिया और इस्तेकाम पैदा कर लिया। कौन सा इस्तेकाम? किस इस्तेकाम की बात करके आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आज के सारी बजट स्पीच में कोई वजाहत नहीं है चीज़ों के बारे में कि आप क्या करना चाहते हैं, हमें क्या देना चाहते हैं। तमाम वो सवाल जो लोगों के ज़हन में है वो जवाब मांगते हैं। आपने बजट सेशन किया, छुट्टियां आ रही हैं, वापस आएंगे, ये वाकई बात ठीक है, ये किताबें तक तो नहीं पढ़ते, तो क्या आपने दे दिया हमें? मुझे बताएं, ये 35,000 रुपया जो आप कह रहे हो, आप में कैपेसिटी है सूबों की हुकूमतों में और वफाकी हुकूमतों में कि मुलाजमत जो कर रहे हैं लोग कारखानों में, फैक्ट्रियों में, दफ्तरों में, आप उनको 35,000 रुपया दिलवा सकते हैं? ये है आपके लिए चैलेंज। इस चैलेंज को कबूल करें और आगे आएं। ठीक है, हमें कहानियां ना सुनाएं। आपके पास कोई चीज नहीं है, आप ये फैसला नहीं कर सके कि पीआईए के साथ आप हतमी तौर पे क्या करना चाहते हैं। आपने पीडीएसपी के बारे में कहा। इफ्तिखार साहब ब्रेक पे जाना है, गरीब की बात करो, आवाम की बात नहीं, करो। हमारी ट्रांसमिशन कंटिन्यू बात करेंगे। बजट में वजाहत नहीं थी और 35 नहीं 37,000 गरीब को देना है जो वजीर खजाना ने कहा। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपसे दोबारा मिलता हूं। समा की बजट ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत की तरफ से पहला बजट वफाकी वजीर ख़जाना औरंगज़ेब की जानिब से आज पेश किया गया है और इसके अंदर 18 खरब 87 अरब रुपए का जो बजट दिया गया है, इसमें 12.97 खरब के टैक्सेस इकट्ठे किए जाने आने वाले साल में और कर्जों पर सूद की अदायगी 9,775 अरब रुपए है। किस तरीके से आमदन कम करके बढ़ाई जाएगी आमदन और अखराजात को कम किया जाएगा, ये अभी समझ से बाहर है। हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल है इफ्तिखार अहमद साहब, जैगम खान साहब इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर खुर्रम तारिक प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स से, मशहूद खान साहब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे शकील अहमद साहब, नुमाइंदा खुसूसियाँ समा टीवी के मौजूद हैं, वहाँ पर बड़ा क्लोजली बजट को देख रहे हैं जो कुछ प्रेजेंट किया गया। अभी एफबीआर के अंदर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। शकील साहब फरमाइएगा कि बजट को क्या कहा जाए, कितना आईएमएफ के मुतालबे को, शराय को, टैक्सेस को एडजस्ट किया गया है, उनका दबाव है और कितना ये बजट अवामी है, क्या दिखता है? जी बहुत शुक्रिया आयशा। हम जैसे कि तवक्को कर रहे थे कि ये बजट आईएमएफ की मुकम्मल डिक्टेशन और सिफारिशात या हिदायत के मुताबिक तैयार किया गया है। 12,970 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू एफबीआर का मुकर्रर किया गया है हदफ अगले माली साल के। इस साल के मुकाबले 3,800 अरब रुपए के नए टैक्स वसूल किए जाएंगे सारिफीन से या पाकिस्तानी शहरियों से, जिसमें 1,800 अरब रुपए के नए टैक्स मैयज़ शामिल किए गए हैं। 450 अरब रुपए की तकरीबन सेल्स टैक्स छूट ख़त्म कर दी गई है।
बहुत सारे टैक्स मैयर्स लिए गए हैं, क्योंकि IMF का ये कहना था कि आप टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएं, अपने अखराजात कम करें। तो हुकूमत पाकिस्तान ने वो तमाम शराइत मान लिए हैं। मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर 18% GST लगाया गया है, गाड़ियों के ऊपर टैक्स की शरह बढ़ा दी गई है, और नए प्लाट जो लोग खरीदते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी या रिहायशी प्रॉपर्टी, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है 15% तक। और इसके अलावा दीगर बहुत से सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर टैक्स लगाया गया है। लेकिन अहम बात यह है कि 8,500 अरब रुपए का बजट खसारा है, यानी हुकूमत ने अपनी जो आमदनी है उसमें से बहुत सारा हिस्सा खसारे की नज़र हो जाएगा, और हुकूमत पाकिस्तान ये खसारा पूरा करने के लिए कर्जे लेगी अंदरूनी मुल्क से और बैरून मुल्क से। और इसमें एक बहुत बड़ा फिगर है, तकरीबन 9,775 अरब रुपये कर्जों पर हमने सूद अदा करना है। इसके अलावा डिफेंस के ऊपर 2,100 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च करने हैं, पेंशन्स के ऊपर खर्च करने हैं 800 अरब रुपए से ज़्यादा, और इसके अलावा जो सिविल हुकूमत को चलाना है उसके ऊपर एक्सपेंडिचर्स आने हैं। ज़्यादातर जो एक्सपेंडिचर्स हैं ये उधार की बुनियाद पर होंगे, हमें नए कर्जे लेने पड़ेंगे। एक अच्छी बात यह हुई है कि तनख्वाहदार तबका जो पिसा हुआ था महंगाई की वजह से, पिछले साल 38% तक इन्फ्लेशन रेट चला गया था, इस साल कम कर, लेकिन ठीक है, बहुत तो हुकूमत ने तबके को अच्छा खासा रिलीफ दे दिया है। ग्रेड 1 से 16 तक वालों को 25% उसमें इंक्रीज किया गया है सैलरी में, और ग्रेड 17 से 22 तक को 22%, पेंशन में 22%, और इसके अलावा जो मिनिमम वेज है उसको 32,000 से बढ़ाकर 37,000 माहाना किया गया है। ये अच्छा रिलीफ मैयर है, और इसके अलावा दीगर इकदाम भी शामिल हैं। तो बजट IMF की शराइत के मुताबिक है, उनकी डिक्टेशंस के मुताबिक है, क्योंकि हमने नया बेल आउट पैकेज लेने हैं, और अब 1,800 अरब रुपए के नए टैक्स लगा दिए गए हैं इस बजट के अंदर। दुरुस्त हो गया। बहुत शुक्रिया शकील अहमद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, इस्लामाबाद से, और अपडेट करने के लिए। अभी चलेंगे हम प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुर्रम तारिक साहब हमारे। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बजट पर आप मुतमईन हैं? आपको भी नंबर्स दिखाई दे रहे हैं? कितना बड़ा रियलिटी चेक है कि इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे? साथ ही ये भी कह दीजिएगा, कुछ खबरें ये भी रिपोर्ट हो रही हैं कि आप लोगों की जानिब से क्या मुस्तरद किया गया है इस बजट को? देखिए, हमें अभी तक ये बजट समझ नहीं आ सका कि ये इख्तिसार है या ये इसके अंदर चीज़ें मख्फी रखी गई हैं, क्योंकि इतनी मुख्तसर और नंबर से आरी स्पीच इससे पहले मेरी 33 साल की बिजनेस लाइफ में नहीं गुजरी। तो इसमें चीज़ें क्लियर नहीं की गई, गो के डिटेल्स बाद में फॉलो करती हैं, तो इसलिए इसके मेजर पोर्शन पर कमेंट करना ज़्यादती होगी, क्योंकि वो क्लियर ही नहीं है, वो अब ऐसे इंटेंशनली रखा गया। दूसरी बात ये कि जो बात मुस्तरद की गई वो ये है कि एक वादा हमसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ये तकरीबन ऑलमोस्ट वादा ये कर लिया था कि बिजली जो है वो 9 सेंट तो शायद हम ना ला सकें, 12 सेंट ले आएंगे। तो वो 12 सेंट की अनाउंसमेंट नहीं हुई, और हमारा ये ख्याल था कि शायद बजट की ओपनिंग सेंटेंस ये होगा ताकि इंडस्ट्री को रिलीफ मिलेगा। इंडस्ट्री जो 245 अरब रुपए अपने पास से हुकूमत पाकिस्तान को क्रॉस सब्सिडाइज कर रही है, कम से कम वो सब्सिडी तो बंद हो। तो ये नहीं हुआ, इसका हमें बहुत अफसोस है, इसको हम मुस्तरद करते हैं। दूसरी बात ये कि एक्सपोर्टर्स को जो उनको एक उनका असेसमेंट कर एक तय कर लिया गया था कि उनका ये इतना टैक्स फिक्स टैक्स में लाया जाएगा, उनको नॉर्मल टैक्स में लाया गया। अब इस नॉर्मल टैक्स में लाने की वजह से जो एक्सपोर्टर है वो FBR के 6 साल धक्के खाएगा पिलर टू पोस्ट एक फ़ैसला कराने के लिए, और जो फैसला और जो उसका टैक्स एट सोर्स कट जाता था वो भी कटता रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादती है, और हमने इन दोनों बातों को मुस्तरद किया है, और आपके प्रोग्राम की वसासत से इसको दोबारा मुस्तरद करते हैं। दोबारा मुस्तरद कर रहे हैं। मशरूद खान साहब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हमारे साथ हैं। आपको क्लैरिटी नजर आती है सर बजट में? मुतमईन है जो नंबर्स अब तक सामने आए, या आपको भी दिखता है कुछ इख्तिसार ही है, कुछ नंबर्स मख्फी हैं, या अभी क्लैरिटी नहीं है थॉट प्रोसेस में इस बजट के जरिए? नहीं, एक बात तो मैं समझता हूँ यहाँ पे कहना जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से एक डिमांड थी, 1 पॉइंट एजेंडा था जो हमने देखा, और वो ये था कि यूज्ड कार जो पाकिस्तान में आती है उस पर वो अनरियलिस्टिक था, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तान में 13 बड़ी कंपनी एग्जिस्ट कर रही हैं कार इंडस्ट्रीज, तो उनका वॉल्यूम लिया जा रहा था ये यूज कार। तो एक तो उन्होंने यूज कार के साथ साथ लग्जरी आइटम्स, और लग्जरी आइटम्स में दूसरी प्रोडक्ट्स को भी लिया है। ये मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव अप्रोच ली जाएगी, वो इस सेंस में कि पाकिस्तान में रिजर्व नहीं है, और उन रिजर्व के नाम वजह से आप लग्जरी चीजें इंपोर्ट ना करें, ये लॉजिक है, और लोकल इंडस्ट्रीज को
यूज किया जाए जो पाकिस्तान में लोकल इंडस्ट्रीज है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में जो एक्सपेक्टेशंस थी ना मजीद, वो ये थी कि देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दो विंग्स है। एक है ओईएम्स जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, और दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट विंग है वो है ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स का। तो यहाँ पे पिछले 2-2.5 साल में हमने ये देखा कि जो पॉलिसीज का प्रोविंस पॉलिसी था कि हम बसें इंपोर्ट कर रहे थे, तो ट्रक एंड बसेस आपकी प्लांट बंद हो गए और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। तो मुझे लग रहा था कि शायद इस बजट में हम ये गवर्नमेंट जिस तरह से लग्जरीज आइटम्स को बंद कर रही है, इंपोर्टेड बसेस जो हम प्रोविंस वाले मंगवा लेते हैं उस पर बैन लगाएगा ताकि लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट हो। तीसरी चीज यहाँ पे ये देखनी चाहिए कि जो हमारे ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्रीज यहाँ पे एसएमईज है वो बहुत बड़ा सेक्टर है। पिछले 2-2.5 साल में उनमें इंडस्ट्रीज यानी कि ओनर्स जो है उन्होंने अपने अपने प्लांट बंद कर दिए। उनको रिवाइव करने के लिए कोई इंसेंटिव दिया जाएगा। उनके पास बैंक लोन बहुत था, प्रेशर बड़ा था, सेल गिर गई थी। तो मुझे लग रहा था कि एसएमईज को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, जो ऑलरेडी लोन लिए हुए थे उनको किसी तरह लॉन्ग टर्म करके उनके जो इंटरेस्ट रेट है कम करके उनको इंसेंटिव दिया जाएगा कि वो बहुत क्राइसिस में। ये चीज मिसिंग रही। लास्टली मैं जो कहूंगा कि शायद वो मिस हुआ है, हो सकता है आगे क्लियरिटी में हमें मिल जाए। पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास है उसके लिए जो स्मॉल कार है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान में स्मॉल क्राइसिस का प्राइस बहुत ज्यादा है तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन था गवर्नमेंट का 45% मुझे लगता था कि वो उसको रिड्यूस करेंगे, मगर वो नजर नहीं आया इनकी स्पीच में। तो स्पीच क्योंकि ये पॉलिटिकल नहीं थी, एक प्राइवेट सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका एक्सपीरियंस बड़ा था, तो आई थॉट कि यार उनके फिगर्स और फैक्ट फिगर्स रियलिटी के साथ काफी मैच होके आम आदमी की सार्वजनिक की समझ में आ सके। एनीवे बढ़ती क्राइसिस में हम मुल्क हैं, इसमें लोकल इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव दिया जाए ताकि वो, और आप मुतमईन भी हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट मिला है, लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने का इंडस्ट्री इंसेंटिव दिया जाए, प्रोडक्शन बेस इंसेंटिव दिया जाए ताकि लोग सर जोड़ के अपनी इंडस्ट्रीज को रिवाइव करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है ज़ैगम साहब, मैं आपकी जानिब आऊं। बार बार जो कहा भी गया कि हुकूमती अखराजात कम किए जाएंगे और आमदन को बढ़ाया जाएगा, आपको लगता है जो एक टैक्स इकट्ठा करने का भी नंबर रखा गया है वो जहां तक पहुंच गया है 12,970 अरब, बजट भी खसारे का है, क्या रियलिस्टिक है ये इकट्ठा करना? क्या उस तरफ हम बढ़ रहे हैं? कुछ ये कहा भी गया, कुछ लोग रजिस्टर हो रहे हैं, इसके ऊपर बहुत क्रैकडाउन और काम भी किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि डायरेक्शन दिख रही है, हम टैक्स के इस नंबर तक पहुंच पाएंगे? मसला सिर्फ नंबर्स का नहीं है, मसला सिर्फ ये नहीं है कि एम्बिशियस टारगेट्स बनाए जाए। टारगेट तो एम्बिशियस है। अक्सर इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इस तरीके से 3,000-4,000 अरब रुपए का इजाफा जो है वो शायद मुमकिन नहीं होगा, लेकिन इसके करीब भी पहुंच जाए। जो असल सवाल हैं वो मुख्तलिफ, इनको हल करने ठीक है। इफ्तिखार साहब, हमें थोड़ा आवाज़ नहीं आ रही ज़ैगम साहब की, आप यहाँ पर हमारे साथ शामिल हो। और ये जो टैक्स है, क्या वाकई हुकूमत इस टैक्स को इकट्ठा कर पाएगी? क्या हमारा वाकई एफबीआर का निज़ाम इतना इक्विप्ड हो गया है कि जो नंबर आप रख रहे हैं पिछले साल से 3,500-4,500 अरब ज़्यादा कर लेंगे कलेक्ट? एफबीआर का महकमा इस काबिल है ही नहीं कि ये टारगेट को अचीव कर सके। ये मैं नहीं कह रहा, जो माहिरीन हैं जो हमारे से मिलते हैं वो ऑन द रिकॉर्ड भी कहते हैं और ऑफ द रिकॉर्ड भी कहते हैं ये मुमकिन नहीं है। और ये फाइलर और नॉन फाइलर, मेरा ख्याल था कम से कम इस मामले को रिजॉल्व कर देंगे ये, लेकिन ये इसको नहीं रिजॉल्व कर सके। अभी तक ये रखा कि फाइलर और नॉन फाइलर, पर नॉन फाइलर का क्या मतलब है और फाइलर को क्यों आप घेरे में लेते हैं? आप कहते हैं जी नहीं, नॉन फाइलर के ऊपर हमने कुछ शराइत बढ़ा दी हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा जी? सर डॉक्यूमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हम इस पूरे मामले? बाबा मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम इसको आउटसोर्स कर देना चाहिए, एफबीआर को ख़त्म कर देना चाहिए। जो कलेक्शन है पैसे की, जिस तरह दूसरी जगह से पैसा कलेक्ट किया जाता है, कमीशन दें, प्राइवेट फर्मों को दें और टैक्स इकट्ठा कर लें। लेकिन फिर सवाल आएगा कि अगर टैक्स भी आउटसोर्स करना है तो फिर हुकूमत करने का इखलाकी कानूनी जवाज़ क्या रह जाएगा? मसला तो ये है। लेकिन एक बात जो शुरू में हमने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम उसको ईजी ले रहे हैं। एक सियासी पार्टी का इस बजट के अंदर न बैठना, व्हाट मैसेज हैज़ बीन कन्वेड? उन सऊदी अरब को क्या मैसेज गया, कतर को क्या मैसेज दिया है, चाइना को आपने क्या मैसेज दिया है, उन तमाम लोगों को क्या मैसेज दिया है आपने? पार्टी ने क्यों किया है? सवाल तो ये बार्गेनिंग, सियासी बार्गेनिंग। तो फिर वापस आ जाएंगे ना, आराम से बजट पास करवाएंगे। ये गलत है, ये दुरुस्त नहीं है। वापस आ जाएंगे, क्या लेंगे जी? फिर ये नए सवाल शुरू होंगे
इस बारगेन तो में उनका मुतालबा भी तो था ना, हमें पीएसडीपी पे जब काम करें तो हमें साथ बिठा लें, हमारी तजावीज़ ले लें, हुकूमत ने क्यों नहीं किया? आशा देखो, पहली बात तो ये है कि सबसे बुरी बात जो होती है कि ये सब कुछ जो आपने कहा, कह रहे हो, सुन रहे हो, ये हो चुका है। ये इन्होंने नहीं बनाया सियासतदानों ने। अच्छा। ये ब्यूरोक्रेट बनाते हैं, इनको तो पता भी नहीं लगता, इनको तो बने बनाए प्रिंट शुदा कागजात दे दिए जाते हैं। ये जो बाहर से हम बुला लेते हैं एक आदमी को बनाने के लिए, वज़ीर ख़ज़ाना, वो पढ़ देता है। तो क्या आपका क्या ख्याल है ये जो मोटी मोटी किताबें हैं ये सियासतदानों ने बनाई हैं? इनमें से किसी सियासतदान की इनपुट है? मैं चैलेंज करता हूँ जो सियासतदान ये कहता है कि हाँ इस मोटी किताब में उसकी फलाने सेक्टर में इनपुट है, आए और हमसे डिबेट कर। दुरुस्त हो गया काम तो असल में उनका ये। डॉक्टर खुर्रम साहब, मैं आपकी जानिब वापस आऊँ। अब जो आपके मुतालिबात हैं, अभी जाहिर बात है पोस्ट बजट इसके ऊपर बहस भी होगी, तजावीज़ भी होंगी। क्या अब मिलकर जो चेंबर ऑफ कॉमर्सेस मौजूद हैं सबके सब, वो दोबारा चाहेंगे कि जो उनके पॉइंट्स हैं उसके ऊपर बात की जाए, आपको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर उसके रिफॉर्म्स के ज़रिए सहूलत मिल सके, या जो एक्सपोर्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है? मगर साथ ही साथ अगर टैक्स पे आया जाए तो वो टैक्स भी तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के अंदर से वो टैक्स उस तरीके से अगर हम कलेक्शन की बात करें तो नहीं हो पाता, और वो सबमिट नहीं करते खुद को वहाँ पर। नहीं, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है लोकल इंडस्ट्री और एक चीज़ है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। हम इस वक्त जिक्र एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का कर रहे हैं। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का टैक्स जो है वो एट सोर्स काटा जाता है, और अगर आपको वहाँ पर एक्सपोर्ट से आप चाह रहे हैं कि टैक्स यील्ड बढ़ाई जाए तो उसका मैकेनिज्म एक्सपोर्ट्स के साथ बैठकर बनाएं। हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई, हमसे कोई बातचीत नहीं की गई। बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई जो पर्सनल कैपेसिटी में थी, किसी जगह इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन नहीं की। अनलाइक ऑलवेज, पहले हमेशा ऐसे होता था कि आप इंडस्ट्री के स्पेसिफिक नुमाइंदों को बुलाकर उनसे बातचीत करते थे और कोई ना कोई हल निकल आता था। अगर ये प्रोसेस अब भी कर लिया जाए, अगले 2-4 दिन में भी कर लिया जाए, तो इसका हल निकल सकता है जो दोनों के लिए सूदमंद साबित होगा। क्या आप समझते हैं कि ऐसी बुनियादी तब्दीलियाँ अभी भी की जा सकती हैं विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स? जी बिल्कुल की जा सकती हैं, क्योंकि जो इन्होंने टैक्स टारगेट्स रखे हुए हैं, अगर उसकी प्रोसीजरली उसको ठीक कर लिया जाए, टैक्स टारगेट का हदफ भी ले लिया जाए और उसको प्रोसीजरली ठीक कर लिया जाए, जिन प्रोसीजर से इरिटेंट्स के क्रिएट होते हैं उन प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट ना किया जाए, और जो प्रोसीजर पहले चल रहे हैं फिक्स टैक्स के, उसी के अंदर आप एक परसेंटेज को चेंज कर टैक्स हदफ भी हासिल कर लें और एक्सपोर्टर को पिलर टू पोस्ट ना जाना पड़े। ये बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। मगर ज़ैगम साहब, ये जो मामलात बजट आने से पहले हो जाने चाहिए, अब आपके ख्याल में हर शोबे के कहीं ना कहीं एतराज़ात मौजूद होंगे और तजावीज़ भी होंगी। गवर्नमेंट कितनी ओपन होगी इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए? और क्या आपको भी लगता है कि बहुत डिटेल में बजट की चीज़ें नहीं हैं, समझ में आता है कि एक्सपोर्ट में इजाफा कर पाएंगे, टैक्स नेट बढ़ा पाएंगे, अखराजात कम कर पाएंगे? आयशा, बजट से पहले नहीं, सालों पहले, दहाइयों पहले करने वाले काम थे जिसको नहीं किया गया, और इस वक्त इसलिए किए जा रहे हैं बहुत सारे काम कि IMF ने गर्दन से दबोचा हुआ है। और सवाल ये है कि क्या इस वक्त ये काम ठीक किए जा रहे हैं? मसला ये नहीं है कि टैक्स बढ़ाना है, मसला ये है कि टैक्स किससे बढ़ाना है, लेना किससे है। अभी देखिए, एक रिसर्च बताती है कि जो अमीर आदमी है जब वो अपना खर्च करता है तो वो 100 रुपए पर 10 रुपये टैक्स देता है। जब गरीब आदमी खर्च करता है तो वो 100 रुपए पर 21 रुपये टैक्स देता है, क्योंकि आपने इनडायरेक्ट एक टैक्सेशन का सिस्टम ही ऐसा बनाया है। मिसाल के तौर पर इसी में आप देखिए, इस बजट में मजीद जिस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर है वो एडवांस टैक्स, और वो कहते हैं कि नॉन फाइलर का एडवांस टैक्स जो है वो कुछ चीज़ों पर 45% तक जाएगा। अब नॉन फाइलर कौन है? एक तो वो नॉन फाइलर हैं जिनका टैक्स देना बनता है और वो टैक्स नहीं दे रहे, ठीक है, उनको आप कैद कर दें, पकड़ लें, कोई सज़ा दें। लेकिन जिसका भी टैक्स नहीं बनता, हर गरीब आदमी, वो भी तो नॉन फाइलर है ना। जब आप उससे एडवांस टैक्स काटते हैं, ठीक, जिसका टैक्स बनता ही नहीं था, तो वो आपसे वापस कैसे लेगा? इसी तरह डॉक्यूमेंटेशन का मसला, इन्होंने नहीं बताया कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे, ठीक, और हमें तो मालूम ही नहीं है हमारी इकोनॉमी का साइज कितना है। हमारी GDP बताया जाता है कि $350 बिलियन है,
लेकिन क्या पता $1 ट्रिलियन की इकानमी। दुरुस्त हो गया ज़ैगम साहब, बहुत माजरत, ब्रेक की तरफ जाना है, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी एक मामला ऐसा है जो दहाइयों से पाकिस्तान में हल नहीं हो पा रहा, और क्या कैपेबिलिटी और कैपेसिटी भी नहीं, अपनी जगह एक सवाल है। एक ब्रेक लेते हैं। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बजट ट्रांसमिशन में हुकूमत की तरफ से पहला बजट आज पेश कर दिया गया है, जिसके बाद इसी पर गुफ्तगू हो रही कि एक तासुर था कि IMF के दबाव पर बनाया गया बजट है या अवामी मामलात को भी सामने रखा गया है। तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, पेंशन में इजाफा किया गया है, कम अज़ कम तनख्वाह को 37,000 रुपये तक लाया गया है। इसी पर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत का यह कहना है कि वो अपनी आमदन को बढ़ाएगी और अखराजात को कम करेगी। इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद शेख, सदर कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स, हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर खाकान नजीब, माहिर मईशत ज़ैगम खान साहब हमारे साथ हैं। माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी जानिब पहले आऊँगी। कुछ देर पहले हमने फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स से भी बात की, उनको लगा कि बजट बहुत इख्तिसार से है या कुछ अभी इसमें मख्फी है, उनके एतराज़ात थे, कुछ हिस्से को मुस्तरद कर रहे हैं। आप मुतमईन हैं बजट से? जी नहीं, हम मुतमईन नहीं हैं बजट से। बजट जो है ये ऐसा पेश किया गया है जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो है वो मालूम करने वाली हैं। इसके अंदर फाइनेंस बिल में पता लगेंगी, लेकिन ये फ़िलहाल जो बजट हमें बताया गया है, जो आज वज़ीर ख़ज़ाना ने पेश किया है, ये इसके अंदर हमें इबाहम है, ये हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये बजट जो है ये अवाम दोस्त, ताजिर दोस्त नहीं है। जो हमारी सिफारिशात थी उसको अच्छी तरह नहीं लिया गया, क्योंकि ये जो 40% का इन्होंने प्लस डाला है, इंक्रीज़ किया, 12,000 अरब पे लेके गए हैं। ये 40% 3500 अरब जो है ये कहीं ना कहीं तो टैक्स में इन्होंने डाला होगा, और टैक्स को इन्होंने महंगाई की तरफ लेके जाएंगे। इसके अंदर कोई इंडस्ट्री के लिए कोई पैकेज नहीं है। हमारा ख्याल था सनत के लिए एक पैकेज देंगे, बिजली के लिए उन्होंने कुछ बात की है, लेकिन गैस के लिए बिल्कुल बात नहीं की कि गैस के प्राइसेस का क्या करें हम। बिजली की बात की है कि बिजली की प्राइस को रैशनलाइज़ किया है, लेकिन किस हद तक किया है ये अभी उन्होंने नहीं बताया। और इसके अलावा जो पॉजिटिव बात की है, इन्होंने 2-3 चीज़ें पॉजिटिव की हैं, जैसे IT सेक्टर्स के अंदर इन्होंने एलोकेट किया 8 अरब रुपये, वो वहाँ बहुत ज़रूरत थी। ये 1-2 पॉजिटिव चीज़ें हैं जो इन्होंने की है। अदरवाइज़ तो बजट एक ऐसा पेश किया है कि जिसको आप गोमागो पोजीशन में हम कि ना हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना हम इसको ताजिर दोस्त कह सकते हैं, ना हम इसको अवाम दोस्त कह सकते हैं। सर, क्या आप लोगों की जाने से जो भी सिफारिशात थी वो बजट बनने से पहले आप लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया, आपने उन तक पहुँचाई, कोई कमिटमेंट्स थी आपके साथ? देखिए जी, जहाँ तक बजट का था, हमने कराची के 7 डिवीज़न जो हमारे हैं उन सबको साथ मिला के बजट बनाया। और इस दफ़ा जो हमने बजट बनाया है वो उसके अंदर हमने गवर्नमेंट से बात की है, हमसे मीटिंग भी हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में पूरी कैबिनेट से मीटिंग हुई है। और हमने जो सिफारिशात दी थी, हमने कहा था कि जहाँ टैक्स चोरी है उसको लीकेज को रोकें और टैक्स को बढ़ाएं। और हमने ये भी कहा था कि स्मगलिंग को आप कर्टेल करें, स्मगलिंग प्रोन आइटम्स को आप नीचे लेके आएँ, ताकि स्मगलिंग में जो माल जा रहा है वो ना जाए और गवर्नमेंट के किट्टी में पैसे आएँ। इन 3-4 जगहों से हमें पैसे जो है वो इतने मिल जाएंगे कि हमें बजट कहीं और टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा हमने कहा था कि आप टैक्स नेट को बढ़ाएं, और जो एग्जिस्टिंग टैक्स वाले हैं उनको मत आप छेड़ें, ताकि उन पर बोझ ज़्यादा ना पड़े। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो एक्सपोर्ट जो जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है, जो इस वक्त एक्सपोर्ट डाउनवर्ड ट्रेंड पर है, और दे आर एक्सपेक्टिंग कि जी अगले में 1-10% और बढ़ेगी, उसके अंदर इन्होंने 1% जो फिक्स एक्सपोर्टर के लिए टैक्स था उन्होंने उसको ओपन नॉर्मल टैक्स पे ले आए हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि मुश्किलात आएंगी और उससे जो है एक्सपोर्टर्स भी परेशान होगी। दुरुस्त हो गया इफ्तिखार साहब। जी बिल्कुल। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, ये फरमाइएगा, शुक्रिया एक तो ज्वाइन करने के लिए। जो बजट दिया गया है और जो टैक्स अहदाफ रखे गए हैं और जो आमदन ज़्यादा करने और अखराजात कम करने की बात कर रही है हुकूमत, आपको कितना सॉलिड नज़र आ रहा है ये सब? देखिए, ऑफ कोर्स ये बजट का तनाजुल जो है वो याद रखिए कि आपकी एक IMF से इंगेजमेंट है, IMF के साथ एक बजटरी डिस्कशंस हुई हैं। ये जितने भी टैक्स के मामलात हैं ये लार्जली इन लाइन है विद द IMF, सो दैट्स द गुड पार्ट। इससे IMF के प्रोग्राम को होने में मदद मिलेगी। पर कई चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल है डिस्कशन मांगती हैं। जैसे हमने एक्सपोर्टर्स पे 1% की बजाय उसको फुल एंड फाइनल की बजाय हम आगे बढ़ें और हमने कहा है कि उनको एक्चुअल टैक्सेशन रजीम में लाएँ। आई थिंक इस पर एक लैशबैक आएगा, उसकी डिस्कशन करनी चाहिए थी। फिर पर्सनल इनकम टैक्स की रजीम में अभी भी स्लैब्स में कुछ तब्दीली की गई है, ये भी IMF को कन्विंस कर सकते थे कि ना करते तो कोई बात नहीं थी।
इसी तरह सेल्स टैक्स की मद में अभी देखना पड़ेगा कि किस किस एरिया में तब्दीलियाँ आई हैं। आई एम रियली होपिंग कि कुछ एरियाज़ जो हैं अभी भी प्रोटेक्टेड रहे होंगे। फिर इसके अलावा जो हमने देखा है कि 15% कैपिटल गेन्स ऑन प्रॉपर्टी आया, बड़ी अच्छी बात है। नॉन फाइलर को 45% पे ले गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। सो ओवरऑल ये 1000-1100 के तो मेजर्स नज़र आ रहे हैं, बाकी को डिटेल में देखना पड़ेगा, पर कुछ चीज़ों पे इनको दोबारा कंसिडरेशन करनी पड़ेगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बढ़ाया गया है, ये भी अच्छी बात है। पाकिस्तान की बेसिक वेज बढ़ाई है, अच्छी बात है। कुछ रिलीफ वेज अर्नर्स को आ रहा है, वो भी अच्छी बात है। पर ओवरऑल जो तनाजुल है बजट का, उसमें जो मैं चेंजेस देखना चाहता हूँ, इंटेंट उसका दिखाया गया है, वो क्या है? इंटेंट है कि हम पेंशन्स को रिफॉर्म करेंगे, पर जब मैं पेंशन्स का बजट देखता हूँ तो वो बढ़ के 1000 से भी तजावुज़ करके आई थिंक 1048 अरब पे चला गया है। सो दैट्स अ बिग वन। सो आई थिंक इस साल में नहीं होगा। इंटेंट ऑफ प्राइवेटाइजेशन है, पर 30 अरब रखे गए हैं। सो वो भी लग रहा है कि अगले साल में बहुत छोटा अमाउंट है, 30 अरब तो कुछ भी नहीं है, मतलब PIA शुड बी मच मोर देन दैट। फिर आगे आप देखिए कि जो मुझे तशवीशनाक चीज़ लगी है वो ये है कि मार्कअप की मद में 9775 अरब रखे गए हैं। अब आप ख़ुद सोचिए कि ये कितना बड़ा अमाउंट है। सो आई एम श्योर कि इसका मतलब है कि मॉनेटरी टाइटनिंग जो है वो इतनी ईजिंग में तब्दील नहीं होगी। अभी भी हम मॉनेटरी टाइटनिंग के फेज़ में ही रहेंगे अगले 6 माह एटलीस्ट, इसलिए हमें एक बहुत बड़ा अमाउंट रखना पड़ा। वहीं पे खड़े हैं कि जब हम ये पैसे दे देंगे तो वफाक आज भी बोरो करेगी और एवरीथिंग एल्स रन करेगी। ये एक ओवरऑल बजट का तनाजुल है। 2 चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि हम बच्चों को स्कूलों में फ्री खाना देंगे। मैं इसका कायल हूँ कि जितना बच्चों की मदद करें कि वो अच्छी नशो नुमा हो, तो दैट्स गुड। दूसरी चीज़ के ट्रेनिंग करेंगे IT ITS में, बाकी सेक्टर्स में, आज की टेक्नोलॉजी में, ये भी अच्छी चीज़ है इस्लामाबाद में। सो ओवरऑल एक डिफ़िकल्ट बजट है, पर जितना फोर्सफुली चेंज आना चाहिए था या उसकी गुफ्तगू हुई थी वो शायद नहीं कर पाए। फिर पेट्रोलियम लेवी का बढ़ना, इसका मतलब है कि हर माह आपने इस वक्त 30 से 35 अरब रुपया एक्स्ट्रा लगा पेट्रोल पे, यानी कि 400 अरब रुपया इसमें उठाएंगे। सो ऑब्वियसली ये भी एक जो इन्फ्लेशनरी होगा। मेरा ख्याल है जो 12%, 12.5% की इन्फ्लेशन है, ये इसको क्रॉस कर जाएगी अगले साल। जो हम एवरेज सोच रहे हैं उसकी वजह यह है कि जब आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं, तेल की कीमत से बिजली की कीमत पे भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में असर आता है। सो ये एक ओवरऑल बजट है। पेंशन में कर जाना चाहिए था कुछ, उसका फिर इंटेंट है चीज़ों को कम करना। लीनर गवर्नमेंट का फिर बात फरमाइएगा। पेंशन में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं हम, FBR में भी रिफॉर्म की बात कई सालों से सुन रहे हैं। अभी कुछ रीस्ट्रक्चर भी हुआ, कुछ देर पहले भी हम इस पे गुफ्तगू कर रहे थे। क्या FBR ऐसी जगह पहुंच गया है कि वो हमें डिलीवर कर पाएगा जितना बड़ा टारगेट रखा गया है, या इसके ऊपर एक्चुअली जब आप जैसे पेंशन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी ज्यादा रिफॉर्म या सख्ती की जरूरत है? इसमें तो कोई शक नहीं है ना जी कि FBR का तो रीवैम्प आपको करना है, उसकी डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन, फिर उसका C-suite, कोई आपको FBR की टीम लानी है जो अगले 3 साल में डिलीवर कर सके। ये जो अभी 12,900 का टारगेट है, ये बड़ी आसानी से समझा देता हूँ। ये 10% टैक्स टू GDP बनाने के लिए FBR की IMF ने आपके साथ तय किया है, और लार्जली IMF का जो खाका था जो अभी टेक्निकल मिशन होकर गया है, ये उसी खाके पे सब कुछ बिल्ड किया गया है। बट यू नो एक अटेम्प्ट है गवर्नमेंट की टू स्टे विद द फंड, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। प्रोविंसेस को फिर दोबारा बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे बिकॉज एक हुजम बढ़ा हुआ है बजट का। सो लेट्स होप कि वो इसको अच्छी तरह स्पेंड करेंगी। 1500 अरब PSDP में रखा है, PSDP को बहुत यूज़ करना चाह रही है गवर्नमेंट टू मूव फॉरवर्ड। आई रियली होप कि इतनी स्पेंडिंग की जा सके। आई रियली होप कि जैसे कह रहे हैं कि स्पेंडिंग उन एरियाज़ पे होगी, 80% उन एरियाज़ पे जिसके ऑलरेडी आगे जा चुके हैं प्रोजेक्ट्स और वो कंप्लीशन के तरफ हमें दिखाई देंगे। तो ये एक ओवरऑल तनाजुल है इस वक्त जिसमें बजट दिया जा रहा है। ठीक है, इफ्तिखार साहब ये फरमाइएगा कि खुद इंडस्ट्री चेंबर जो है कॉमर्स की भी, वहाँ पे उनकी कुछ ना कुछ डिमांड्स मौजूद हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि जो डिमांड सामने रखी गई वो गवर्नमेंट उस तक आएगी, और किस तरीके से खुद आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं? जैसे आपने कहा कि स्मगलिंग, टैक्स चोरी रोक कर, टैक्स बढ़ा के, लेकिन ये 2 वे नहीं हो पाता है। गवर्नमेंट की भी शिकायत हैं दूसरी तरफ इंडस्ट्री साइड पर। देखिए ये गवर्नमेंट जो है, हम ये कहते हैं कि जब आप जो टैक्स को जब हाई रेट पर ले जाते हैं, वो 35% या जब टैक्स रेट ले जाते हैं तो उसके अंदर स्मगलिंग का आंसर बहुत ज़्यादा आसानी से घुस जाता है।
उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि टैक्स नेट को हम नीचे लेके आएँ। हम टैक्स नेट को लेके आते हैं अगर 10% पे या 15% पे, तो वो जो गैप है वो स्मगलर को नहीं मिलता जो टैक्स की वजह से मिलता है उसको। जब 85% एक्यूमुलेट आता है और वहाँ पर 12, 15, 20% एक्यूमुलेट आता है तो वो स्मगलर जो है उस पर हाथ नहीं डालता। हाई रेट ऑफ टैक्स जहाँ पर होता है वहाँ स्मगलर हाथ डालता है। हमने वो आइटमों की निशानदेही की थी कि ये आइटम जो है ना ये हाई रेट टैक्स हैं और स्मगल हो रहे हैं, जिससे रेवेन्यू जो है वो 10% आपको आ रहा है, 90% जो है वो स्मगलर्स के हाथ में चले गए। अगर आप उसको टैक्स रिजिम में लाते हैं, लो टैक्स पे लेके आते हैं, तो डेफिनेटली आपका टैक्स रेवेन्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि 90% से डेफिनेटली 70-80% इंपोर्ट में आ जाएगी, और इंपोर्ट में आएगी तो गवर्नमेंट के कटी में पैसे भी आएंगे। इसी तरह हमने जो लीकेज जहाँ पर थी, फ्लाइंग इनवाइस जहाँ पर चलती है उसके अंदर 5-7% का फ़र्क होता है इंडस्ट्री और कमर्शियल में, वहाँ फ्लाइंग इनवाइस चलती है। हमने गवर्नमेंट को उसकी एग्जाम्पल्स दी थी और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि इस गैप को ख़त्म करके आप 1 और 1.5% के दरमियान ले आएँ, ताकि फ्लाइंग इनवाइस का गैप ख़त्म हो जाए। वहाँ से भी हम काफ़ी रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे। ठीक हो गया जी। खुर्रम शहजाद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम साहब ये फरमाइएगा कि बजट को किस तरीके से रीड कर रहे हैं, अवाम के लिए कोई सहूलत ला रहा है या बेल्ट टाइटनिंग डेज ही आ गए? देखिए, बेल्ट टाइटनिंग डेज तो हैं, आपको पता है फाइनेंसेस हमारे बहुत ज़्यादा वीक हैं और टैक्सेस की ज़रूरत है। IMF प्रोग्राम में भी जाना है तो ये कोई आसान कॉल नहीं है, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। और टैक्सेस में कुछ गलत टैक्सेस भी लगेंगे, ठीक टैक्सेस भी लगेंगे, लेकिन इसमें किस तरह से बेहतरी होनी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप देखें सैलरीड क्लास को एटलीस्ट 6 लाख वालों को जो 50,000 रुपये महीना की मिनिमम सैलरी होती है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है, ये अच्छी बात है। लेकिन ऑफ कोर्स विद इन सैलरीड स्लैब्स, डिफरेंट स्लैब्स, उसमें रद्दोबदल हुआ है थोड़ा बहुत और उसमें इंक्रीज हुई है सैलरी टैक्स, बट जो मिनिमम है उस पर टैक्स नहीं बढ़ा है। ये अच्छी बात है क्योंकि ज्यादातर मेजॉरिटी जो है वो मिनिमम में और इनिशियल स्लैब्स में ही जो है फॉल करती है। उसके अलावा अगर आप देखें सोलर पे जो है अच्छी सपोर्ट दी है गवर्नमेंट ने। टैक्सेस में रिटेल, होलसेल एंड ट्रेड, इनको भी जो है वो लाया गया है। एक्चुअली तो वो टैक्स पहले से भी होते हैं लेकिन विथहोल्डिंग टैक्स मजीद उन पर इंक्रीज किया है। रियल एस्टेट को जो है उस पर टैक्सेस को लगाया गया है। और उसके अलावा हम ये बात करते हैं प्रोफेशनल्स में टैक्सेस नहीं होते, तो नॉन सैलरीड क्लास को भी जो है वो फॉर दी हाईएस्ट स्लैब जो उनका, जैसे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं दूसरे, उनकी जो हाईएस्ट सैलरी स्लैब है उनको उसको भी बढ़ाया गया। तो मेरे ख्याल में टैक्स हैवी बजट है डेफिनेटली और एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था, लेकिन आगे जाते हुए डिटेल्स आती हैं वो देखेंगे किस तरह से और डिटेल्स हैं। लेकिन जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि इन्फ्लेशन जो है होगी नहीं होगी, इससे वो डेफिनेटली इन्फ्लेशन का एक इम्पैक्ट चलेगा। लेकिन अच्छी बात है कि इन्फ्लेशन आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है और पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे आ रही है, तो थोड़ा रूम मिल रहा है। नहीं, पेट्रोलियम प्राइसेस वाकई नीचे आएंगे खुर्रम साहब, क्योंकि लेवी भी तो बढ़ा रहे हैं पेट्रोलियम और डीजल पर। मैं वही कह रहा हूँ कि पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे आ रही हैं, तभी लेवी का जो इम्पैक्ट है वो इतना शायद फील ना हो, क्योंकि अगर 1-2 और प्राइसेस कट्स आते हैं तो यहाँ से लेवी जो इंक्रीज की जाएगी वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकती है, ये अच्छी बात है। लेकिन सेल्स टैक्स नहीं बढ़ाया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्स टैक्स अगर बढ़ा देंगे तो वो स्ट्रेट 18% लग जाएगा। और जो 1% सेल्स टैक्स बढ़ाने की भी बात थी वो भी नहीं बढ़ा। स्टैंडर्ड सेल्स टैक्स है, सबको स्टैंडर्ड सेल्स टैक्स पे ला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में टफ बजट है, इतना आसान नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। एनफोर्समेंट ज्यादा एक बड़ी की है, कैसे करेंगे एक फाइट भी है और एक बहुत बड़ी लॉबी भी इसके अगेंस्ट आएगी। और एक्सपोर्टर में भी टैक्स आप देखें नॉर्मल रिजीम में उनको लेकर आए, जो 1% टैक्स था उसको एकदम से जो है वो 40% पे आ जाएगा, तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट है। वो कैसे हैंडल होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा हम ये कर सकते थे कि इसको थोड़ा ग्रेजुअली करते ज्यादा बेहतर था, क्योंकि एक्सपोर्ट अर्निंग्स की हमें जरूरत है। तो मेरे ख्याल में एक टफ कॉल है, देखते हैं आगे किस तरह से चीजें अनफोल्ड होती हैं। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। वजीर खजाना ने यह भी आज कहा कि कारोबार करना हुकूमतों का काम नहीं है, वो इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि इस तरीके से गवर्नमेंट्स नहीं रन हो सकती। सवाल आपसे ये है, कारोबार करने वालों को हुकूमतों का हिस्सा होना चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में खाली कारोबार करने वाले हुकूमत में नहीं है, पाकिस्तान में क्रोनी कैपिटलिस्ट हुकूमत में है। वो कारोबारी हुकूमत में नहीं है जो जेन्युइन कारोबार करने वाले हैं, बहुत कम लोग हैं। आपको ऐसे कारोबारी हुकूमत में मिलते हैं जो वो कारोबार करते हैं जिसका बराह रास्त रियासत के साथ, हुकूमत के साथ ताल्लुक़ है। एक लिहाज से वो हुकूमत से फ़ायदा उठा रहे होते हैं, मिलकर काम कर रहे होते हैं। ये जो रियासत का और सरमाए का गठजोड़ बना है, ये जो क्रोनी सेक्टर पाकिस्तान में प्रमोट हुआ है, इसकी वजह से पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा डिस्टॉर्शंस आई हैं कि जो जेन्युइन इंडस्ट्री थी, जो जेन्युइन बिजनेसेस थे, वो डिस्करेज हुए हैं। और ऐसे बिजनेसेस जिनका कोई फ़ायदा नहीं था,
जिनका नुकसान ज़्यादा था वो प्रमोट हुए हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। ज़ैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें चेंबर ऑफ कॉमर्स कराची और फैसलाबाद से ज्वाइन किया गया। हमारे साथ मुशर्रफ चौधरी मौजूद थे, इफ्तिखार अहमद थे, शकील अहमद ने ज्वाइन किया, इसके साथ साथ खुरम शहजाद साहब थे। और अब मजमूई तौर पर बजट जो है कहीं ना कहीं सहूलत लेकर आ रहा है, तो साथ ही साथ एक जिम्मेदारी का तकाजा भी कर रहा है तमाम ही पाकिस्तानियों से। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।